दोस्तों नमस्कार। आज हम 71 बीपीएससी मेंस के लिए पार्लियामेंट पर चर्चा करेंगे और पार्लियामेंट से जुड़े हुए तमाम चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों से पहले यदि 71 बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेना है, मेंस की एडवांस तैयारी करना है, 149 वीडियो और पीडीएफ रखते चले जाइए। फाइनल होगा, इसका चार्ज 4,000 है। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भूमिका लिखेंगे। सबसे पहले भारत में केंद्रीय विधानमंडल को हम संसद कहते हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। यानी संसद के अंग 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, अनुच्छेद 79 के अनुसार। इसको लिखने के बाद नीचे आ जाइएगा, भूमिका जो बताया पहली बार वो लिख लीजिएगा। पीडीएफ में सबसे ऊपर है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या भारतीय संसद संप्रभु है। तो पहले संसदीय संप्रभुता को समझेंगे। देखिए संसदीय संप्रभुता जो होता है, संसद की असीमित शक्ति और सर्वोपरि अधिकार को कहते हैं। यानी संसदीय संप्रभुता में क्या होता है कि संसद के पास व्यापक शक्ति होती है, अपार शक्ति होती है। संसद के शक्ति पे कार्यपालिका, न्यायपालिका का कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई नियंत्रण नहीं होता है। संसद जो चाहे कानून बना सकता है। जैसे ब्रिटेन की संसद अगर चाहे तो कह सकता है कि ब्रिटेन के सारे लोगों को जो है जेल में डाल दिया जाए। कानून बना सकता है तो सारे लोगों को जेल में जाना होगा। लेकिन भारत की संसद संप्रभु नहीं है, इसलिए भारत कानून नहीं बना सकता है। तो संसदीय संप्रभुता में संसद कोई भी कानून बना सकता है। वो चाहेगा तो सारे भारत को, ब्रिटेन की संसद चाहेगा तो पूरे ब्रिटेन के लोगों को जो है जेल में डाल सकता है, पूरे ब्रिटेन के वासी को जेल में बंद कर सकता है, वो कानून बना सकता है। लेकिन उस पर ब्रिटेन के न्यायालय और ब्रिटेन की जो कार्यपालिका है उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। देखिए भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है जो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। लेकिन हम ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था का सीधा अनुकरण नहीं किए। भारतीय संसदीय व्यवस्था जो है अपने आप में एक नवीनतम अनुपम प्रयोग है। संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि अगर ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता को ही ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता की तरह भारत में संसद को अगर संप्रभु बनाया जाए तो अनेक प्रकार की संरचनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल संसद को संप्रभु नहीं बनाया गया ताकि वो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल जो है पोषित हो सके। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं बनाया गया, क्योंकि अगर संसदीय संप्रभुता भारत में बनाया जाता तो यहाँ अनेक प्रकार के संरचनात्मक कठिनाई का सामना करना पड़ता। चूंकि ब्रिटेन की परिस्थिति और भारत की परिस्थिति दोनों अलग अलग थी, इसलिए यहाँ इस तरह की व्यवस्था का गठन किया गया जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हो और जिससे भारतीयों को जो है संस्थाओं में विश्वास जग सके। तो यह स्थिति है। और भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, इसके पीछे कई तर्क है। सबसे बड़ा तर्क है कि लिखित संविधान, जो कि भारतीय संसद पे कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का कंट्रोल है, इसलिए भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। और देखेंगे कि पॉइंट पहला, लिखित संविधान। जैसा कि जानते होंगे कि अनुच्छेद 79 में कहा गया कि संसद 79 में भारत में एक संसद होगा जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से मिलकर बनेगा। यानी संसद का जो गठन हो रहा है भारत में वो संविधान से हो रहा है। जिस चीज से गठन हो रहा है वो बड़ा होगा कि बड़ा होगा संविधान। और अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि संसद 245 में कहा गया कि संसद जो है संविधान के अनुसार ही विधि का निर्माण करेगा। यानी आपको शक्तिशाली बना दिया गया है, लेकिन कह दिया कि नहीं, आपको संविधान के अनुसार ही कानून बनाना होगा। तो आपकी शक्ति पर प्रतिबंध लग गया तो आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं, संविधान से इतर कानून नहीं बना सकते हैं। संघवाद संबंधी प्रावधान, जो कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन भारत में 3 प्रकार की सरकार है, स्थानीय स्वशासन भी है। लेकिन
संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो विषय होता है, शासन की जो विषय होता है उसकी 3 सूची होती है, उस सूचियों में बटा होता है। तो भारत में कानून बनाने की जो विषय है वो 3 भागों में बटा हुआ है, 3 सूचियों में, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज सूची। लेकिन संसद को राज सूची पर समान प्रस्तुति में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, इसलिए संसद को का विषय सख्त कम हो गया है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन देखिए, जैसा कि जानते हो कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान है। संविधान संशोधन में संसद संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद कम से कम आधे राज्यों के भी अनुसमर्थन की जरूरत होती है, आधे राज्यों की अनुमति की जरूरत होती है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि मान लीजिए संसद कोई संविधान में यानी केंद्र राज्य संबंधों में कोई प्रावधान अगर बदला या राष्ट्रपति के निर्वाचन में बदलाव करना है तो संसद अगर कानून बनाएगी तो पारित नहीं हो पाएगा, वो कानून वैलिड नहीं होगा, उसको आधे राज्यों को भी पारित करना होगा। जीएसटी अगर बिल था तो जीएसटी बिल अगर केवल संसद बनाता तो काम नहीं चलता, उसको आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए, आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए, तभी जो है बना सकता है। तो इस स्थिति में संसद की शक्ति सीमित हो गई, चूंकि उसको आधे राज्यों पर भी निर्भर होना पड़ेगा, जो है होना पड़ता है संविधान के सारे प्रावधान में संशोधन करने के लिए। उसके बाद जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि अगर कोई विधि मूल अधिकार से असंगत है उच्चतम न्यायालय उसको वो विधि असंगतता तक सुन्न होगी। यानी अनुच्छेद 13 में सीधा कहा गया है कि कोई विधि इस भाग में दिए गए अधिकार से संगत है उसको उच्चतम न्यायालय निरस्त कर सकती है। यानी संसद मूल अधिकारों को हनन करने वाला कोई कानून नहीं बना सकती है, अगर बनाती है तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 13 के तहत उसको निरस्त कर देगी। उसके बाद संसद को राजनीतिक परिसीमाएं, संसद पर कई प्रकार के राजनीतिक परिसीमाएं हैं। संसद लोकमत के विरुद्ध काम नहीं कर सकती है, वो जनता के विरुद्ध जाकर काम नहीं कर सकती है, उस पर जनता का भी जो है क्या है एक प्रकार का कंट्रोल है। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत सिद्धांत का बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था 73 में। इससे क्या हुआ कि संसद जो है अब बेसिक स्ट्रक्चर में जो जितने सब्जेक्ट शामिल है उसमें काट छाट नहीं कर सकती है, उसको छोटा नहीं कर सकती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर से भी संसद की शक्ति क्या हो गई, सीमित हो गई है। तो इस तरीके से संसद पर अनेक प्रकार के मर्यादाएं आरोपित की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत की संसद के पास शक्ति नहीं है, वो केवल प्रचार करने वाली संस्था है, ऐसा नहीं है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तुलना में भारतीय संसद को असामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति पर भी कानून बनाने का अधिकार है। विश्व के जो संघात्मक शासन वाले देश है उनके तुलना में भारतीय संसद के पास व्यापक शक्तियां हैं, क्योंकि असाधारण परिस्थितियों में आपातकाल में संसद को राष्ट्रपति पर भी कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा भी बहुत व्यापक शक्तियां हैं। पहला, विधि निर्माण संबंधी कार्य, जो हम लोग कानून देखते हैं जितने प्रकार के उस सब का निर्माण संसद करती है। कानून निर्माता, क्योंकि संसद का प्रमुख काम जो है कानून बनाना है। संसद के दोनों सदन मिलकर विधेयक पारित करती है, कानून बनता है और उससे हम लोग शासित होते हैं। संसद, इसके अलावा विधि कानून का निर्माण, उसके अलावा संसद जो है विधियों को गहराई से पड़ताल करने के लिए संसदीय समितियां नियुक्त करती है। अब सदस्यों को संसदीय समितियां, इस संसदीय समितियां विधेयकों को गहराई से जो है परीक्षण करती है, फिर पारित होता है। कई प्रकार की संसदीय समितियां गठित की गई है। वित्तीय शक्ति, संसद के पास व्यापक वित्तीय शक्ति है। अनुच्छेद 114 के तहत कोई भी भारत सरकार जो धन खर्च करती है वो विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही खर्च कर सकती है और वह पारित संसद से करना पड़ता है। अनुदान की मांग को या धन विधेयक और बजट को जब तक लोकसभा से नहीं पारित कराया जाएगा तब तक सरकार कोई धन नहीं खर्च कर सकती है। सरकार वित्तीय नियंत्रण भी रखती है। संसद वित्तीय नियंत्रण, क्योंकि सरकार
कोई भी खर्च अगर करना होगा, संचित निधि से कोई भी खर्च करना है तो खर्च का राशि भी संसद से पारित करना पड़ता है अनुदान की मांग के रूप में। विनियोग विधेयक पारित होगा, वित्त विधेयक जब तक पारित नहीं होगा तब तक जो है आगे जो है खर्च नहीं कर सकती है सरकार। तो 1 रुपया का भी खर्च करना है तो संसद से मंजूरी लेती है। कार्यपालिका संबंधित कार्य, संसद कार्यपालिका संबंधी जो है कार्य भी करती है। देखिए संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो विधायिका की शक्ति है वही कार्यपालिका का निर्माण करता है। कहिए कैसे? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका है। तो जिस दल को राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत होगा वही दल मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा, उसी दल के नेता प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसके माध्यम से वह कार्यपालिका का भी गठन करती है संसद, क्योंकि संसद के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। अब अधिकतम 6 माह तक बिना संसद सदस्य रहे मंत्री रह सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर आपको संसद का सदस्य किसी सदन का सदस्य होना होगा, नहीं तो त्यागपत्र देना होगा। यह स्थिति है। और संसद के पास राजस्व संबंधित शक्तियां भी है, बिना राज्यों के पूछे उसके सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों को विनाश कर सकती है, उसका नाम में बदलाव कर सकती है संसद। उसके बाद संविधान संशोधन करने की शक्ति, अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। यही नहीं, संविधान में कैसे संशोधन करना है, अनुच्छेद 368 को भी संशोधन कर सकती है। उसके बाद जो है निर्वाचन, संसद के सदस्य जो है निर्वाचन संबंधी कार्य करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के सदस्य जो है मिलकर निर्वाचित करते हैं, समझ रहे हैं, निर्वाचन संबंधी कार्य। इसके अलावा महाभियोग का, अब संसद के सदस्य संसद ही राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग लगाता है। तो इस संसद, उसके बाद है राष्ट्रीय एकीकरण का कार्य। संसद राष्ट्रीय एकीकरण का भी कार्य करता है। पहला है विधि निर्माण। देखिए राष्ट्रीय कैसे राष्ट्र को जोड़ता है, संसद द्वारा पारित कानून पूरे भारत के राज्य क्षेत्र पर लागू होता है, यानी उस कानून से पूरे भारत के लोग बंध जाता है। यानी राष्ट्रीय एकीकरण कर रहा है, एक कानून से सबको जोड़ देंगे तो एकीकरण होगा ना। तो विधि निर्माण के द्वारा सदस्यों द्वारा संसद के सदस्य अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं और सारे सदस्य आकर संसद में बैठते हैं। तो एक तरीके से सारे सदस्य पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। सदस्य जो है अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आ रहा है, तो सदस्यों के माध्यम से क्या कर रहा है, संसद पूरे देश को जोड़ रहा है। संघीय सरकार, संसद ही जो है सरकार का गठन करती है, संसद के सदस्य ही प्रधानमंत्री बनते हैं। तो संघीय सरकार पूरे भारत को एक छत के नीचे लाता है, राष्ट्रीय एकीकरण का काम करता है और संघीय सरकार के निर्णय पूरे भारत पर जो है प्रभावी होता है। उसके बाद समूचे राष्ट्र, पूरे अगर भारत में कहीं भी किसी भी जगह कोई घटना घट गया तो उसकी चर्चा संसद में होती है। तो बात पूरे देश में कहीं भी कुछ हो गया तो उसकी चर्चा संसद में हो जाती है। अभी कुंभ में जो है भगदड़ से मचा था, उसकी चर्चा हुई थी। कुछ समय मणिपुर में मुद्दा जो है अडानी को लेकर जो चर्चा आए दिन होती रहती है। तो समूचे राष्ट्र के वाद विवाद के मंच के रूप में कार्य करके पूरे राष्ट्र को जोड़ता है और जो वाद विवाद होता है पूरे राष्ट्र को लोग सुनते हैं। उसका वित्तीय नियंत्रण, जैसे कि संसद जो है मुद्रा, बैंक, संबंधी कानून बनाकर एक प्रकार के आर्थिक रूप से एकीकरण भी करता है। संचित निधि, राष्ट्रीय एकता। अब देखिए संसद स्वयं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, पूरे देश के लिए एक संसद है। उसके अलावा जो है देखेंगे संसद के जो है लोकसभा के जो सदस्य है, राज्यसभा के सदस्य है, राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। एक तरीके से राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहा है राज्यसभा। लोकसभा विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति भी जो है पूरे देश को एकीकरण करता है। सामाजिक एकीकरण में देखेंगे संसद में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, हर जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है। एक तरीके से समाज के सभी अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण भी मिला हुआ है। तो एक तरीके से वह सामाजिक एकीकरण के रूप में भी राष्ट्रीय एकीकरण का काम कर रहा है। आपात उपबंध, जैसा कि जानते होंगे अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा लागू हो जाती है। उस स्थिति में क्या हो जाता है, संसद जो है, देश जो है संघात्मक से एकात्मक हो जाता है, एक पूरा सरकार हो जाता है।
ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकीकरण का काम करता है। तो ये सभी प्रावधान जो है राष्ट्रीय, उसके बाद विकास नीतिगत निर्णय, देखिए प्रत्यायोजित विधान को मंजूरी देता है संसद, साथ ही साथ खनिज विकास अधिनियम, औद्योगिक उद्योग, कृषि, सबसे जुड़े हुए कानून बनाकर देश के जो है आर्थिक क्षेत्र में कानून बनाकर, आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में कानून बनाकर जो है विकास संबंधी कार्यों को द्वारा जोड़ता है। तो यह स्थिति है। अब कोयला का राष्ट्रीयकरण, खनिज तेलों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उद्योग का राष्ट्रीयकरण, तो ये सब कानून जो बनता है, इस कानून विकास संबंधी कार्य है, इसके माध्यम से संसद क्या करता है, राष्ट्रीय एकीकरण का काम करता है। अब देखेंगे राज्यसभा। देखिए जैसा कि जानते हो कि राज्यसभा एक उच्च सदन है, कोई भंग नहीं होता है, लेकिन उसके 2/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो हालांकि एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो हम लोग देखेंगे संरचना, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या अनुच्छेद 80 के तहत कितना हो सकती है, 250, लेकिन वर्तमान में 245 है। और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और शेष सदस्य जो है राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अब इस राज्यसभा का क्या महत्व है, देखिए राज्यसभा संविधान संशोधन के मामले में, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राज्यसभा लोकसभा दोनों को समान शक्ति है। उसके बाद राज्यसभा से ही मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जिस तरीके से लोकसभा से नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री राज्यसभा से बनते हैं और लोकसभा से बनते हैं, तो दोनों जो है समान स्थिति में है। राज्यसभा क्या करता है कि लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा द्वारा जो लोकलुभावन घोषणा करता है उस पर रोक लगाने का, उसमें देरी करने का काम करता है। इससे संसाधनों की बचत होती है। उस लोकप्रिय सदन अगर निरंकुशता कर रहा है तो उस पर जो है रोक लगाने का काम करता है। और राज्यसभा का महत्व इस बात से भी है कि मंत्री जो होता है या प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी बैठते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को भी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और राज्यसभा को राष्ट्रसूची पर जो है, अगर राज्यसभा के सदस्य जो है अगर प्रस्ताव पारित कर दे, राज्यसभा अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो वह जो है राष्ट्रसूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है 249 के तहत। उसके अलावा जो है अनुच्छेद 312 के तहत अगर राज्यसभा जो है किसी विषय पर, राष्ट्रसूची किसी विषय पर अगर किसी अखिल भारतीय सेवाओं का जो है अनुमोदन कर दे तो उसके लिए संसद कानून बनाती है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन या राष्ट्रसूची के विषय पर कानून बनाने की जो संसद को शक्ति मिलती है वो राज्यसभा से ही मिलती है। तो ये महत्व है। अब थोड़ा सा इसकी चुनौती देखेंगे राज्यसभा का। राज्यसभा का आलोचना हम 2 शीर्षकों में करते हैं। एक रचना संबंधी आलोचना। रचना संबंधी आलोचना में क्या है कि संघात्मक सिद्धांतों का गठन नहीं। अब देखिए राज्यसभा के सदस्यों का जो आवंटन है अलग अलग राज्यों में वो संघात्मक समानता के सिद्धांत पे नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ सभी राज्यों को बराबर राज्यसभा में स्थान दिया गया है, लेकिन भारत में असामान्य जनसंख्या के आधार पर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है तो वहाँ सबसे अधिक राज्यसभा के सदस्य है, मणिपुर की कम है तो कम है। तो यहाँ पे जो है संघात्मक सिद्धांत में, अगर भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है तो इसमें क्या है कि सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन यहाँ असमान व्यवहार है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगा उसका राज्यसभा में अधिक सदस्य होगा, अधिक सदस्य होगा तो अपना बात अधिक बन पाएगा। उसके बाद दूसरा है राजनीतिक संघी। देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो ज्यादातर वही लोग होते हैं जो लोकसभा में नहीं जीत पाते हैं। अब जैसे उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा से हार गए, उनको बैठा दिया गया राज्यसभा में। तो एक राजनीतिक संघी ऐसे लोग जो लोकसभा में नहीं जीत पाएंगे या हार जाते हैं उनको स्थान दे दिया जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में धन बल। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो इसमें व्यापक पैमाने पे धन बल का प्रयोग होता है, कोई सीटें खरीद लेता है राज्यसभा का, ये भी है। उसके बाद जो है हाल के वर्षों में क्षेत्रीय दलों का बहुत बढ़ा है। अब ये क्षेत्रीय दल क्या हुआ है कि इनकी विधायकों की संख्या अधिक है, ये अपने बल पे राज्यसभा में पहुंच जाते हैं
और राज्यसभा में पहुंचने के बाद विधेयकों को पारित कराने में जो है इस सौदेबाजी करते हैं। संसदीय व्यवस्था का क्षरण होता है इससे। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का नामित किए जाते हैं। यह व्यवस्था तो बिल्कुल अप्रजातांत्रिक है। अब इसकी शक्ति संबंधी आलोचना क्या है? अब देखिएगा, समान रूप से देखिएगा तो राज्यसभा लोकसभा द्वारा जो पारित सामान्य विधेयक है उसको जो है 6 महीना विलंब कर सकता है बस, और धन विधेयक को 14 दिन, बाकी कोई शक्ति नहीं है। उसके बाद जो है, और राज्यसभा जो 6 महीना और 14 दिन विलंब करता है, उससे जो है क्या हुआ है, इससे जो है हानि पैदा हुई है। यही आलोचना है। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संसद में विपक्ष की भूमिका। देखिए, विपक्ष जो है जिस तरीके से सत्ता पक्ष काम होता है शासन चलाना, उसी तरीके से विपक्ष काम होता है शासन कार्यों को निरीक्षण करना, देखना कि शासन सही दिशा में चलाया जा रहा है कि नहीं। और प्रजातंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है कि अगर किसी देश में विपक्ष नहीं होगा तो समझिए लोकतंत्र मर चुका है उस देश में। लोकतंत्र होने का अनिवार्य शर्त है विपक्ष का होना। विपक्ष नहीं होने का अर्थ है लोकतंत्र मर चुका है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में या लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों का होना नितांत आवश्यक है। अब विपक्षी पार्टी कई प्रकार की भूमिका निभाता है। सबसे पहले वह सरकार को सतर्क रखता है, सरकार की नीतियों को हमेशा वो नजर रखता है। अभी जैसे देखते होंगे वक्फ संशोधन बिल, एक देश एक चुनाव, या सरकार जो भी कानून पारित कर रही है, विपक्षी पार्टी निर्णय रख रही है, सरकार जो है निर्णय विपक्षी पार्टी सरकार के कार्यों को तो देख रही है। उसके बाद विपक्षी पार्टियों का काम है सरकार की नीतियों को आलोचना करना, रचनात्मक आलोचना करना। उसके बाद जो है शासन की नीतियों को प्रभावित करता है। विपक्षी पार्टी सरकार की नीतियों की कमियों को उजागर करता है, कमियों को उजागर करके वैकल्पिक नीति का सुझाव देता है। साथ ही साथ विपक्षी पार्टी सरकार के मनमानियों पर रोक लगाता है, मनमानियों पर भी रोक लगाता है। अब मान लीजिए संसद से अभी एक देश एक चुनाव बिल पेश किया गया था, लेकिन विपक्षी पार्टी मंजूर नहीं हुआ, पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है। तो विपक्षी पार्टी मनमानी पर रोक लगाता है सरकार के। उसके बाद विपक्षी पार्टी लोकतंत्र का संरक्षण करता है। वो देखता है कि सरकारी जो काम कर रही है संविधान की दिशा में हो रहा है कि नहीं, देश हित में हो रहा है कि नहीं, राजहित में हो रहा है कि नहीं, इससे अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखता है। अब विपक्षी पार्टी हमेशा जो है सरकार वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए जो है तैयार रहता है। जब वो सत्ता इस्तीफा देता है तो दूसरा जो है विपक्षी पार्टी सरकार बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो वैकल्पिक सरकार का हमेशा जो है यह विकल्प प्रदान करता है। उसके बाद अब जो है भारतीय संसद की बदलती हुई भूमिका देखेंगे। देखिए, संसद की बदलती हुई भूमिका को देखने से पहले 3 क्राइटेरिया है उसको देखने का। एक, संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि राजनीतिक व्यवस्था के संपूर्ण शक्तियों का केंद्र कहाँ होता है? संसद में होता है। यानी संपूर्ण शक्तियों का राजनीतिक व्यवस्था के देश की राजनीति का शक्ति का केंद्र कौन होगा? संसद होगा। संसद से ही सब चीज संचालित होता है। दूसरा होता है मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति। मंत्री और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अभिन्न अंग के रूप में शक्तिशाली होता है, मंत्रिमंडल के अभिन्न अंग के रूप में। लेकिन इस व्यवस्था को अगर परीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाल के वर्षों में शक्ति का केंद्र संसद कहाँ है। शक्ति का केंद्र तो प्रधानमंत्री कार्यालय हो गया है, प्रधानमंत्री की पद हो गई है सारा शक्ति का केंद्र, सचिवालय हो गया है। अब मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति कहाँ उत्तरदायी हुआ? अब जो ये है, लेकिन इसमें भी गिरावट आई है। अब तो मंत्री किसके? प्रधानमंत्री जो जिसको चाहे मंत्री बना दे, मंत्री प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर है। प्रधानमंत्री जो है शक्तिशाली हो गया है, प्रधानमंत्री के प्रति जो है मंत्री सब उत्तरदायी हो रहा है। प्रधानमंत्री जो चाहता है वही होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के, अब प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों का प्रभाव नहीं करता है, अपने स्वयं निर्णय लेता है। पहले था कि सारे मंत्री मिलकर निर्णय लेते थे, लेकिन उसमें भी गिरावट हो गई। आप एक अधिकार है, मोदी जो कहेंगे वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो ये संस्था का ह्रास है।
समझ रहे हैं। अब देखिए कैसे हुआ है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षात्मक भूमिका संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनता है जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, वो दल के सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य मिलकर उसी में से एक नेता का चुनाव करता है, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन यहां तो पहले ही आपको पता है कि प्रधानमंत्री नियम कहता है कि सदन के सदस्य, लोकसभा के सदस्य अपने नेता का चुनाव करेंगे। जिस दल का अधिक लोकसभा सदस्य होगा, 272 होगा, 73 होगा, वही जो है लोकसभा में सरकार बनाएगा, प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन यहां तो चुनाव से पहले ही घोषित हो जाता है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। नियम है कि संसदीय शासन व्यवस्था में चुनाव रिजल्ट आने तक, जब तक लोकसभा का बैठक नहीं होता है राजनीतिक दलों का निर्वाचन के बाद, नेता का नहीं चुनाव हो जाता है, तब तक किसी को पता नहीं रहता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन यहाँ तो पहले ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति स्वयं के लिए जो है जाता है चुनाव में, लेकिन भारत में भी होने लगा है, प्रधानमंत्री अपने नाम के ऊपर जो है चुनाव में जा रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे क्या हुआ कि शक्ति सारा प्रधानमंत्री के आसपास इर्द गिर्द हो गया है और दोनों का क्षरण हो गया है। शक्ति संसद से प्रधानमंत्री और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने से और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी हो गई है। समझ रहे हैं। अब नौकरशाही व्यवस्था का उदय हाल के वर्षों में, जैसा कि आप देखे होंगे, शक्ति का केंद्र संसद था वह अब नहीं है। अब सारा काम नौकरशाही कर रहा है, मंत्री काम नहीं कर रहे हैं। मंत्री का समय तो ऐसे ही कट जा रहा है। जो स्थायी कार्यकाल का है, आप लोग जब एसडीएम डीएसपी बनिएगा तो आप लोग काम कर रहे हैं। मंत्री के पास टाइम कहाँ मिलता है? मंत्री जो है पढ़ा लिखा नहीं है, तो सारा काम तो आईएएस अधिकारी कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से नौकरशाही व्यवस्था का है। टकराहट की स्थिति हाल के वर्षों में संसद, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र राज्य में विवाद की स्थिति पैदा हुआ। राज्यपाल मुख्यमंत्री विवाद पैदा हो रहा है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में विवाद हो रहा है, प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश में विवाद हो रहा है। तो ये स्थिति है। सरकार और न्यायालय में, कार्यपालिका न्यायपालिका में, संसद न्यायपालिका में विवाद हो रहा है। 99 संविधान संशोधन विधेयक को, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था, बिल सुप्रीम कोर्ट संसद से पारित हो गया था, कानून बन गया था और सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया। संसद के कामकाज में गिरावट, हाल के वर्षों में संसद के कामकाज में काफी गिरावट हुई है। देखिए, पहली लोकसभा में औसत 135 वार्षिक बैठक हुआ था, अभी 17वीं लोकसभा समाप्त हुआ है, उससे 55 मात्र वार्षिक बैठक हुआ है। इसके अलावा जो है 14वीं लोकसभा में जो बिल पारित किए गए थे, 60% बिल पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया था। लेकिन वर्तमान में 17वीं लोकसभा में मात्र 16% बिल पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है। यानी बिल जो पारित हो रहा है, उस बिल की भी जांच पड़ताल, गहन समीक्षा नहीं की जा रही है, सीधे पारित कराया जा रहा है। जनता पर क्या असर पड़ेगा, राष्ट्र पर क्या असर पड़ेगा, उस पर कोई देख नहीं रहा है और सीधे पारित हो रहा है। इस सरकार में और इस तरह की स्थिति है। इस सरकार में संविधान कमजोर हुआ है, और हमसे पूछिएगा तो निश्चित रूप से कमजोर हुआ है, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि कैसे कमजोर हो रहा है, लेकिन हम लोग मौका मिलेगा तो बोलेंगे। और नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ है हाल के वर्षों में, जो नई विपक्षी पार्टियां हैं। अब संसद में विपक्षी पार्टी रचनात्मक भूमिका नहीं निभा रही है और सरकार और विपक्षी पार्टियों में टकराहट की स्थिति पैदा हो गई है दोनों के बीच। पहले था कि एक रचनात्मकता की भूमिका में था, लेकिन अब विपक्षी पार्टी का काम ही रह गया है कि सरकार की सारी नीतियों को केवल आलोचना करना, उसकी कमियां निकालना, समझ रहे हैं, उस पर लांछन लगाना, उसकी अलोकप्रिय बनाना, उसको बदनाम करना। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो टकराहट की स्थिति पैदा हो रही है, ये नवीन प्रवृत्तियां है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है ऐसा स्थिति है। तो इन्हीं सब से आप इसको देखिएगा, हम फिर आगे चर्चा करेंगे।